दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में हुआ था और उसका नाम लुई ब्राउन है। और वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था वो उस एक ऐसे दंपति को हुआ था जिसकी दोनों ट्यूब्स बंद थीं और उनको बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साइंटिस्ट ने ये सफलता हासिल की थी 101 फेलियर के बाद। स्ट्रेप्टो एंड एडवर्ड उन साइंटिस्ट का नाम था उस पेयर का, जिन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित किया था। दूसरा बेबी हमारे इंडिया में कलकत्ता में हुआ था सुब्रतो बनर्जी द्वारा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। तो ये जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था ये बिल्कुल बिना किसी दवाई के महिला के अंदर जो अपने आप हर महीने अंडे बनते हैं उस अंडे को लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा बाहर निकाल करके बाहर लैब में फर्टिलाइज करके और उसके बाद वो उसके गर्भाशय में महिला के ट्रांसफ़र किया गया था और उनको ये 102वीं बार में सफलता मिली थी। उस महिला के कितने अटेम्प्ट्स हुए थे वो तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये टोटल में 102वां अटेम्प्ट था। उसके बाद से कुछ हमारे हार्मोनल इंजेक्शंस का प्रयोग होने लग गया और 1981 में जॉन्स एंड जॉन्स दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सिर्फ 3 फेलियर के बाद इंजेक्शंस लगा करके गोनाडोट्रोपिन हार्मोनल इंजेक्शन जो आज की तारीख में हम लगाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था जो कि वर्ल्ड का पहला इंजेक्शन से सुपर स्टिमुलेशन या ओवेरियन स्टिमुलेशन करके पैदा किया जाने वाला टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। जैसा आपको पता है कि मेरा नाम डॉक्टर सीमा पांडे है, मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं आजमगढ़ से और अतरौलिया में मेरी क्लिनिक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की या भ्रूण को गर्भाशय में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि आईवीएफ की प्रक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगी। आईवीएफ की प्रक्रिया में महिला को 8 से 10 दिन 11 दिन 8 तो नहीं, मैं कहूँगी 9 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं रोज़। उसके बाद उनके अंदर अंडों की एक फिक्स संख्या बनती है और उसके बाद उन्हें हल्की बेहोशी दे करके अंडाशयों से अंडे को एक स्पेशल सिरिंज द्वारा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हल्की बेहोशी दे के निकाल लिया जाता है। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद से उसको लैब में ले जा करके उसके पति के सीमेन में स्पर्म की जो भी संख्या हो 1 2 3 4 उसके हिसाब से या कई लाख उसके हिसाब से हम जो है कन्वेंशनल आईवीएफ या इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विधि द्वारा उसका आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। अब यहाँ से प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो जाती है। कायदे से एक बार गर्भ बन गया तो फिर उस गर्भ को हमें उसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो अब आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो उसी गर्भ को जो हमने मशीन में बनाया उसको कुछ दिन तक बढ़ाया और उसके बाद वापस गर्भाशय में इस जगह पे जहाँ पे नॉर्मली बच्चा रुकता है उस जगह पे जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपकी उसी फ्रेश आईवीएफ साइकिल में किया जा सकता है। इंडेक्स साइकिल कहते हैं जिस साइकिल में आपको इंजेक्शन लगाया, आपका गर्भ बनाया। अगर हम उसी महीने में अंडे निकाल के गर्भ बनाने के दूसरे तीसरे या 5वें दिन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसको हम फ्रेश ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर किसी कारण से, और आजकल जैसा कि मेरी क्लिनिक में आप आते हैं तो हमारे यहाँ अधिकतर ऑलमोस्ट 100% मैं टोटल फ्रोज़न थॉ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सेगमेंटेड आईवीएफ भी कहते हैं। सेगमेंट माने पार्ट, कि आईवीएफ के हमने 2 पार्ट कर दिए। पहले पार्ट में महिला को इंजेक्शन लगाया, उसके अंदर अंडे बनाए, उसको निकाला, उससे गर्भ तैयार किया और उसको फ्रीज करके रख दिया। अब फिर महिला को पीरियड आया। अब पीरियड के बाद जैसा अगर उसके अंदर अपने आप झिल्ली बनती है तो जब उसकी झिल्ली अच्छे से तैयार हो गई, 8 से 10-12 मिलीमीटर के बीच में हो गई, उसको खाना पानी अच्छे से देने के लिए कैपेबल हो गई एम्ब्रियो को, तो हम एक स्पेशल इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन का लगा करके, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो हमारी प्रेगनेंसी को
सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके 5वें, 6वें, तीसरे, दूसरे दिन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम FET साइकिल या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रीज़ मतलब पहले उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए उसको -195 टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में विट्रीफाई करते हैं या क्रायो प्रिजर्व। अब क्रायो प्रिजर्व नहीं करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन और विट्रिफिकेशन दोनों फ्रीजिंग की प्रक्रियाएं हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत स्लो होता था, उसमें एम्ब्रियो को नुकसान होने के चांसेस होते थे, तो हम आजकल फास्ट फ्रीजिंग करते हैं जिसको हम विट्रिफिकेशन कहते हैं, और उसकी कोई खास नुकसान अभी ऐसा देखा नहीं जा रहा है माँ और बच्चे पे। तो उस विधि द्वारा उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं। फिर जब महिला को पीरियड आता है तो पीरियड के बाद जैसा उसका इंडिकेशन होता है, हम अलग अलग कारणों से लोगों का टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। अगर कोई महिला जिसकी उम्र 30-35 से नीचे हो, उसका सिर्फ ट्यूब बंद हो, उसके अंदर अपने आप अंडे बन रहे हैं और हर महीने अंडे बनते हैं लेकिन बच्चा नहीं रुकता है क्योंकि ट्यूब बंद है, तो अंडा और बीज मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसी महिलाओं को जब नेक्स्ट पीरियड आता है तो पीरियड के 8वें से 10वें दिन के बीच हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जैसा मैं आपको बताती रहती हूँ कि हर महीने कभी इधर के अंडाशय से और कभी इधर के अंडाशय से कोई एक अंडा सिलेक्ट होता है और वो चौथे से 14वें दिन के बीच बढ़ता है। जब उसका साइज 20 से 25 मिलीमीटर का होता है, उस झिल्ली का जिसमें ये अंडा रहता है, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, वो फूटता है, अंडा बाहर आता है तो ट्यूब में जाता है। तो अब तो हमें ट्यूब का काम नहीं करना है, हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि महिला को पीरियड के 8वें या 9वें दिन बुलाते हैं। उस दिन देखते हैं कि उसके इस किसी एक अंडाशय में अंडा सिलेक्ट हो गया है कि नहीं। अगर वो सिलेक्ट हो गया है तो उसका साइज़ क्या है, और ये जो झिल्ली है इसकी मोटाई कैसी है। ये एकदम पत्ती के आकार की सुंदर सी दिखनी चाहिए, जैसे पत्ती में बीच में एक लाइन होती है और दोनों तरफ से अगर हम डायग्राम में पत्ती ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ये दिखाई पड़ता है। पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ होता है, मोटा वाला हिस्सा ऊपर होता है जिधर गर्भ रखना होता है। तो वहाँ से हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, और जब ये फॉलिकल जिसके अंदर अंडा है इसका साइज कुछ भी 17, 16, 18, 20 हो जाए और हमारी झिल्ली 8 मिलीमीटर के ऊपर हो जाती है, तो या तो हम इंजेक्शन लगा के इस अंडे को फोड़ते हैं, और उसके तीसरे दिन से उसके 6 दिन बाद अगर हमको ब्लास्ट ट्रांसफ़र करना है तो उसके अंदर करते हैं। 4 दिन के बाद करते हैं अगर हमको डे 3 ट्रांसफ़र करना है, 3 दिन जिस भ्रूण की अवस्था है, और तीसरे दिन करते हैं अगर हमारे भ्रूण की अवस्था डे 2 है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम इस अंडे को फॉलो करते रहते हैं, और फिर फॉलो करने के बाद जब ये अपने आप फूटता है उसके 34 घंटे बाद से हम गिनते हैं कि डे 1 वो डे 0 होता है, तो उसके हिसाब से 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जिस तरह की हमने आपका एम्ब्रियो फ्रीज किया है। सबसे अच्छी फ्रीजिंग ब्लास्टोसिस्ट की होती है। मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट सबसे एडवांस स्टेज है किसी भी भ्रूण की, जहां तक हम उसको बाहर रख करके ग्रो करा सकते हैं, और उसके आगे हम ग्रो नहीं कराते हैं अभी तक, क्योंकि ये देखा गया है फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाएंगे। तो वहाँ पे हम उसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी श्योरिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये गर्भ अगर अभी तक टिक गया तो इसके आगे टिकने के और प्रेगनेंसी देने का चांस अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी में भी जो ये अंडा फूट के ट्यूब में जाता है, बीज से मिलता है, तो जो गर्भ तैयार होता है वो यहाँ पे 2-4 दिन बढ़ता है और उसके बाद ही बच्चेदानी में जाता है। तो वो भी मॉरुला या अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज में ही जा करके यहाँ पे बच्चेदानी की झिल्ली पे, एंडोमेट्रियम पे चिपकता है। तो हम इसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो हम
इसलिए ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। अब किस में कौन सा ट्रांसफ़र करना चाहिए ये डिपेंड करता है अलग अलग इंडिकेशन पे, कौन सा मरीज़ कैसा है, किसको क्या दिक्कत है, किसको नहीं दिक्कत है। तो मैं शुरू करूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दो तरह का होता है। पहले फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जब हम जिस महीने में गर्भ बनाते हैं उसी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर हम उसको रख के सेगमेंटेड आईवीएफ करते हैं, उसको फ्रीज कर लेते हैं और अगले महीने में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको एफईटी या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। ये तो दो तरह का टाइप इस तरह से हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप होता है भ्रूण की अवस्था या उम्र के हिसाब से। अगर हमने भ्रूण बना करके फर्टिलाइजेशन के बाद उसको 2 दिन ग्रो करके आपके इसमें यूट्रस में ट्रांसफ़र किया तो उसको डे 2 ट्रांसफ़र कहते हैं। डे 2 ट्रांसफ़र अधिकतर वहाँ पे किया जाता है जिन महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है, जिनके अंदर भ्रूण कम होते हैं, जिनके प्रजनन क्षमता बहुत कम होने लगी है। तो उनके अंदर एक तो अंडे कम होते हैं, उसके बाद जो अंडे मिलते हैं उनसे जो गर्भ बनता है उसको ये माना जाने लगा कि अगर उसको नॉर्मल नेचुरल वातावरण यूट्रस का दिया जाए तो उसके चिपकने के और आगे बढ़ के प्रेगनेंसी देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डे 2 ट्रांसफ़र आज की तारीख में हम सिर्फ उन्हीं लोगों में करते हैं जिनके भ्रूण में हमें आगे बढ़ने की संभावना बाहर कम नज़र आती है और वो अधिकतर उम्र दराज होते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है। दूसरा जो कॉमनेस्ट ट्रांसफ़र सब लोग करते हैं ये डे 3, उसमें हम भ्रूण को बाहर 3 दिन तक बढ़ाते हैं और 3 दिन बढ़ा करके अगर फ्रेश में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम तीसरे दिन इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। मान लीजिए आज मैंने आपका पिकअप किया, आपके अंडे निकाले तो आज डे 0 हुआ। अब 1 2 3 कल परसों नरसों मैं आपको डे 3 के लिए फ्रेश ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये डे 2 और डे 3 का ट्रांसफ़र क्लीवेज स्टेज ट्रांसफ़र कहलाता है, क्योंकि यहाँ भ्रूण अभी अंग नहीं बना रहा है, अभी सिर्फ वो कोशिकाओं में बट रहा है, तो इसको क्लीवेज स्टेज कहते हैं। तो हम अगर फ्रेश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डे 3 का भ्रूण आपके अंदर डाल देंगे और अगर हमको एफईटी करना है, फ्रोज़न ट्रांसफ़र करना है तो डे 3 का भ्रूण हम आपका फ्रीज़ करके रख देंगे और अगली बार उसको आपको फ्रोज़न थॉ साइकिल में ट्रांसफ़र करेंगे, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपके एमसी आने के बाद। तो और तीसरा होता है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। उसमें आज आपका मैंने अंडा निकाला तो कल परसों नरसों तरसों उसके एक और अरसों, मतलब कल 5 दिन बाद आपके गर्भ में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश में, और नहीं तो 5 दिन बाहर उसको बढ़ने देते हैं, 6वें दिन उसको हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं और उसको अगले महीने में आपको ट्रांसफ़र करते हैं। तो भ्रूण की उम्र के हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 3 तरह के हो गए, एक क्लीवेज स्टेज में डे 2 डे 3 और एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। अब जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो साइकिल में जो ट्रांसफ़र होते हैं इसमें इसके टाइप अलग अलग होते हैं। अब फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में अगर हमने आपके शरीर में बनने वाले अंडे को फॉलो किया उसके फूटने पे, क्योंकि हमारा शरीर हर महीने अपने आप को तैयार करता है एक बच्चा पालने के लिए, तो अगर आपकी अंदर आपकी प्रजनन क्षमता अच्छी है, आपको बच्चा नहीं होने का कारण सिर्फ आपका ट्यूब बंद होना है, तो ऐसे में हम आपके शरीर में जो नेचुरल अंडा बन रहा है उसको हम फॉलो करते हैं और जब वो फूटता है उसके फूटने से दूसरे तीसरे या छठवें दिन, तीसरे चौथे या छठवें दिन हम आपके गर्भाशय में जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको नेचुरल साइकिल एफईटी या कहते हैं। और जब हम उस अंडे को फॉलो करते हैं और जब वो 16 से 18 मिलीमीटर का होता है तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं अंडा फूटने वाला और उसके 3rd डे से गिनते हैं, फिर उसके 7वें 8वें या 5वें दिन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल कहते हैं। ये कहा जाता है कि जितना
नेचुरल हो, जितना आप कम से कम इंटरफेरेंस करें, चाहे इस झिल्ली को बनाने में, चाहे अंडे को बढ़ाने में या ट्रांसफ़र करने में, वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये हमारी मजबूरी है कि जो हमारे निसंतान दंपति हैं उनमें कमियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ पर भी हमको मौका मिलता है हम लीस्ट डिस्टरबेंस, लीस्ट इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं और उस हिसाब से ट्रांसफ़र करते हैं। जो लोग मेरी क्लिनिक में IVF कराने आते हैं उनको पता होगा कि उनको जब 1 महीने में मैं अंडा निकालती हूँ, उसके बाद 1 हफ्ते पे उनको एक बार देखती हूँ, फिर उनको ताकत की दवाएं दे के घर भेज देती हूँ और कहती हूँ अगले महीने MC के 11वें से 13वें दिन के बीच आकर के अल्ट्रासाउंड करके दिखाना। उसका मकसद यही होता है कि अगर उस महीने में आपको झिल्ली अच्छी बन गई तो हम तुरंत आपको उसी महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर अच्छी नहीं बनती है तो तीसरा तरीका होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का, डाउन रेगुलेटेड साइकिल। अब डाउन रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था ये अंडा बनने की प्रक्रिया, ये झिल्ली मोटा होने की प्रक्रिया, ये सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हर जगह नहीं जा सकता तो हमारे ब्लड में कुछ सिग्नल भेजता है जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। तो वो हार्मोन हम जब जिन लोगों की झिल्ली अपने आप नहीं बनती है, जिनके अंदर अंडा नहीं होता, जैसे PCOD का पेशेंट है, तो उसके लिए एक हम डाउन रेगुलेटेड साइकिल करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि MC के 21वें दिन, अगले अंडा निकालने के अगले महीने उसको MC आई, उसके 21वें दिन हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसका ब्रेन इसको कंट्रोल करना बंद कर देता है। और फिर उसके बाद उसको पीरियड लाते हैं और पीरियड के दूसरे दिन से 2 हार्मोन हैं जो ये अंडाशय बनाता है, जिसको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये जो है मेन हार्मोन है जो हमारी इस झिल्ली को बना करके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो वो हार्मोन हम पहले ईस्ट्रोजन आपको खिलाते हैं जिसकी डोजेस फिक्स होती है, जिसकी टाइमिंग फिक्स होती है, और उसको खिलाते खिलाते जब ये झिल्ली 8 से 12 मिलीमीटर के बीच में होती है तो हम आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट, जो कोई, हर लोग अलग अलग प्रेफरेंस होती है सबकी। मेरे को लगता है कि अगर मैं इंजेक्शन लगाती हूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को, जब आपकी झिल्ली, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 7 के ऊपर जाएगी, 8 के तभी ट्रांसफ़र करूँगी। तो 8 मिलीमीटर के ऊपर जब हमारी झिल्ली चली जाती है मरीज की, तो मैं वो इंजेक्शन लगाना शुरू करती हूँ। और जैसा कि मैं आजकल लगभग 100% ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो 6ठे दिन बुलाती हूँ और उस दिन आपके गर्भाशय में मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो तरीका है बहुत सिंपल है। इसमें एक ऐसा, इसका 1/10 डायमीटर की एक पाइप होती है, कैथेटर होता है, जिसके टिप पे हम मीडिया में एम्ब्रियो लोड करते हैं और इस तरह से अंदर जा करके यहाँ तक पहुँच करके और यहाँ पे उसको सिरिंज से दबा के भेज देते हैं, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। जो ट्रांसफ़र फंडस से लगभग 1.25 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होता है, वो ट्रांसफ़र सबसे अच्छा माना जाता है। उसके इस गर्भाशय की झिल्ली में चिपकने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो डाउन रेगुलेटेड साइकिल इसी को कहते हैं। जब हम आपको 21वें दिन इंजेक्शन लगाते हैं, आपका ब्रेन सब काम करना बंद कर देता है और फिर मैं आपको दवा से करती हूँ। ये उन लोगों में भी करती हूँ जिनको एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है, और एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है, वो बीमारी की तीव्रता को कम कर देता है, तो ट्रांसफ़र में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पेशेंट में मैं एक और तरह से, मुझे पता नहीं कि लाइट चली गई है तो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र करती हूँ। जैसे कि मैं अंडा बनाने के लिए जो दवा देती हूँ, लेट्रोजोल नाम की गोली, उस गोली से इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं के अंदर अंडे बनाती हूँ। उस अंडे को फोड़ने के लिए इंजेक्शन लगाती हूँ और उसके बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि उस इंजेक्शन के लगाने के
5वें दिन, 7वें दिन जैसा या चौथे दिन जैसा हमारा एम्ब्रियो की उम्र होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। एक और डाउन रेगुलेशन का तरीका होता है, उसमें हम सीधे पीरियड आता है, पीरियड के पहले दिन से हाई डोज में ईस्ट्रोजन देना शुरू कर देते हैं और वो ईस्ट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्रेन से निकलने वाली चीज़ों को बंद कर देता है और झिल्ली बनाने लगता है और उस महिला के अंदर अंडे नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सिस्टम एक साथ काम नहीं कर सकते, या तो हमारा बाहर वाला सिस्टम काम करेगा या भगवान वाला हमारे अंदर का काम करेगा। जब हम दोनों को ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो इसलिए या तो मैं नेचुरल साइकिल करती हूँ या एक ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगा देती हूँ, और नहीं तो मैं पूरी तरह से 21वें दिन आपको एक इंजेक्शन लगा के आपके ब्रेन का काम रोक करके और बाहर से हार्मोन दे के आपकी झिल्ली तैयार करती हूँ और तब आपके अंदर आपके भ्रूण को ट्रांसफ़र करती हूँ। तो ये डाउन रेगुलेटेड और HRT साइकिल, हार्मोनल रिप्लेसमेंट साइकिल कहलाती है, जिसमें मैं हार्मोन बाहर से देती हूँ। अब इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और बताती चलूँ। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद या IVF कराने के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जब ये गर्भ अंदर डालते हैं उसके बाद आधा घंटा अपने टेबल पे लिटाते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र किया होता है। उसके बाद वो महिला वहाँ से चल के अपने बेड पे जाती है। उसके बाद वो उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है। मेरे तो बहुत सारी पेशेंट टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और वो अपना मैटरनिटी लीव यकीन मानिए अंत तक बचाए रखती हैं, मेरे कहने के बाद भी नहीं लेती हैं और सारा काम करती हैं। तो बेड रेस्ट का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, कोई भारी काम और बोरे उठाना और बहुत सारी चीज़ें उठाना वो चीज़ अलग है। इसके अलावा किसी भी तरह का बेड रेस्ट नहीं होता है, किसी भी तरह की अलग से चीज़ नहीं करनी पड़ती है। चूँकि ये आर्टिफिशियली हम तैयार करके सब कुछ आपके अंदर डाल रहे हैं, तो आपको जो दवाएं खानी होती हैं उन दवाओं का नियमित रूप से सेवन करना होता है, उनकी टाइमिंग्स होती है। उनमें अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़, कुछ महिलाओं को बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है, उनके अंदर गर्भ नहीं ठहरता है, अंडा बनने वगैरह के बावजूद भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी उसमें से एक है। और वो लोग जिनको प्रेगनेंसी रुक रुक करके बार बार ख़राब हो जाती है, इन दोनों लोग को कुछ स्पेशल तरह की दवाएं चलती हैं, इंजेक्शंस चलते हैं, जिनको हम कंटिन्यू करते हैं 3 महीना, 5 महीना या 8 महीने तक। तो नॉर्मली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर 14 दिन की हम दवा देते हैं, 14 दिन पूरा सपोर्ट लग जाता है। तो 14 दिन बाद हम टेस्ट करते हैं डे 3 के लिए और 10 दिन बाद करते हैं ब्लास्ट के लिए। लेकिन मैं अधिकतर 14 दिन का टाइम दे देती हूँ करने के लिए। पेशेंट को दूर से आना होता है और ज़्यादा हमको सही रिजल्ट मिलता है। तो जब हम 14वें दिन आपका ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उस दिन तक मेरे पेशेंट घर से अपना यूरिनरी टेस्ट, तो हाँ, मैं कहाँ पे थी, बीच बीच में नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा ये बारिश की वजह से हो रहा है कि आई एम लूजिंग कनेक्टिविटी। तो वो 14 दिन हम दवाएं खिलाते हैं। 14 दिन दवा खाने के बाद जिस दिन आप आते हैं, हम आपका ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बीटा HCG नाम के एक हार्मोन द्वारा। उसकी मात्रा आपकी बॉडी में 10 से ऊपर अगर होती है तो उसको प्रेगनेंसी मानी जाती है। लेकिन अगर डे 2 का ट्रांसफ़र है तो उसका लेवल अगर 100 के ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। डे 3 है तो 150 और उसके ऊपर होता है तो 500, 1000 जितना अच्छा लेवल आता है उतना बढ़िया होता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम कोशिश करते हैं, अगर हम डे 3 एम्ब्रियो डाल रहे हैं और आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा ना डालें, आपकी उम्र 35 से कम है तो 2 से ज़्यादा ना डालें। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र है, अगर आप यंग हैं और हमारे देश में लोग हमसे आके कहते हैं भैया हमको तो जुड़वा बच्चे कर दो मैडम, तो अगर आपकी उम्र 30 से कम होती है, आप हेल्दी होते हैं, आपका सब कुछ अच्छा होता है, तो यूजुअली मैं 2 ब्लास्ट ट्रांसफ़र करती हूँ और इसलिए मेरी ट्विन प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। और लेकिन वो महिलाएं जिनके अंदर प्रेगनेंसी झेलने की ताकत नहीं है, जो लोग 2 बच्चा नहीं रख सकते हैं, उनके में हम 1 ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। और इस विधि द्वारा फ्रेश साइकिल में अगर हम एम्ब्रियो
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ब्लास्ट, तो सक्सेस रेट हमारी जो होती है 30 से 35% होती है, और अगर डे 3 ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 25 से 30% होती है। अगर हम FET साइकिल करते हैं जहाँ पे एक महीने में गर्भ बनाते हैं, दूसरे महीने में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सक्सेस रेट 50 से 60% हो जाती है, जो कि 2-3 साइकिल मिला के 80% तक चली जाती है। तो ये हमारी सक्सेस रेट होती है। कहीं भी 100% चांसेस किसी भी विधि द्वारा इंसान ने जो बनाया है उससे बच्चा होने का चांस नहीं होता है, और वो IVF के साथ भी होता है। और यकीन मानिए टेक होम बेबी रेट कभी भी 25 से 30% से ऊपर नहीं होता है। वो लोग जो प्रेग्नेंट भी होते हैं वो कभी किसी को आगे मिसकैरेज हो जाता है, किसी के बच्चे में कोई दिक्कत होती है, तो जैसा सब नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसा उसमें भी होता है। IVF में अलग से ज़्यादा मिसकैरेज नहीं होता है, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। तो ये पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का तरीका हुआ। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अब मैं यहाँ रिकैप करूँगी, फ्रेश साइकिल में किया जाता है या सेगमेंटेड करके फ्रोज़न साइकिल में किया जाता है FET। जब हम फ्रोज़न ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको या तो हम नेचुरल साइकिल में करते हैं, या दवा दे के अंडा बना करके मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल या ओव्यूलेशन इंडक्शन साइकिल में करते हैं, या डाउन रेगुलेटेड HRT साइकिल में करते हैं, जहाँ हम इंजेक्शन लगा के आपके ब्रेन का काम रोक देते हैं और वहाँ पर हम अपनी तरफ बाहर से हार्मोन दे के आपकी झिल्ली तैयार करते हैं और आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं भ्रूण को। ये विभिन्न विभिन्न विधियां हैं। जो भी लिटरेचर, जो भी रिसर्चेज हुए हैं उनमें पाया गया है कि चाहे आप नेचुरल तरीके से करिए, चाहे आप HRT तरीके से करिए, प्रेगनेंसी रेट सबकी लगभग एक है। लेकिन ये देखा गया है कि जिन लोगों को नेचुरल साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है उनको गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर होने की संभावना कम होती है। तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं प्रेगनेंसी में उनके चांसेस कम होते हैं। उनके बच्चे का वेट ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चा थोड़ा कम बढ़ता है, ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। और जब हम FET साइकिल में जब बाहर से हार्मोन दे के करते हैं तो उन मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो साइंस जैसे जैसे इम्प्रूव कर रहा है, जैसे जैसे चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, हम अपने तरीक़ों में बदलाव और सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का नाम साइंस और मेडिसिन है। उम्मीद है कि मैंने आज जो भी बात की वो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं इस थ्रेड लाइन पे बात करूं, तो आप इस यहाँ आकर के जिसके बारे में बात करूं तो आप वो थ्रेड लाइन में उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसको अपनी टॉक में शामिल करूं। और आजकल मॉनसून चल रहा है, चाय पकौड़ों के साथ आप मेरे वीडियोस एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी अच्छी बातें आपको कुछ और चाहिए जानने के लिए तो आप मुझे लिखते रहिए, मुझे मैसेज करते रहिए। और हाँ, इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में अपनी पॉजिटिविटी को मत खोइए। हमेशा खराब समाचार मत देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि ये सेकेंड वेव ख़त्म हुई, अभी नहीं, थर्ड वेव आ रही है, और ये वो मर गया, उसको कोविड हो गया, फला को ढिमाका को हो गया। आप ग्रेटफुल होइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप आज स्वस्थ हैं, आपको कोविड नहीं हुआ, या अगर हुआ तो आप उससे बाहर आ गए। आपके अपने प्रियजन सब के सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आज ईश्वर ने आपके सर पे एक छत दिया है, आपको भोजन दिया है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करके और खुश रहने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी से जितना दूर रहें, अच्छी बातें सोचें, रोज़ अपने दिमाग में कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस रखें, अपने आप को बताएं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे साथ ईश्वर हमेशा है, मुझे दुनिया की कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। अगर इस तरह के, मतलब ये एग्जाम्पल है, आई एम द चोजन चाइल्ड ऑफ डिवाइन, मैं ईश्वर का एकदम फेवरेट बच्चा हूँ और वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर इस तरह की पॉजिटिविटी आप मेंटेन करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सारे इन हर्डल्स के बावजूद भी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब खैर। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।